तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ठग उस्ताद ठेंगा प्रसाद। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ठग नगरी के राजा ठगराज का एक ही पुत्र था। नाम था उसका ठेंगा प्रसाद। बहुत ही सुंदर सलोना व बुद्धिमान था वह, किंतु पिता की नज़रों में बेहद निकम्मा, नालायक और बेवकूफ़ निकम्मे नालायक। पूरे 22 वर्ष के हो गए हो तुम, मगर अभी तक अपनी ज़िंदगी में ठगी का एक भी कारनामा करके नहीं दिखाया। इसलिए आज तक हमने कहीं किसी कन्या से तुम्हारी शादी की बात नहीं चलाई। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहने में भी। शर्माइए मत पिताजी, क्योंकि ना तो मैं बेवकूफ़ हूँ, ना निकम्मा, ना ही नालायक। हाँ, किसी को ठगने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? चिल्लाइए मत पिताजी, भोले भाले लोगों को ठगना कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, हमें किसी को ठगने की भला क्या आवश्यकता है। नालायक, हमारे पुश्तैनी खानदानी धंधा है ठगी, और तू कहता है लोगों को ठगना कोई अच्छी बात नहीं है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। और तब तक मेरे सामने नहीं आना जब तक ठगी का कोई कारनामा कर दिखाने का सेहरा अपने सिर न बंधवा लो। फिर तो मैं किसी दिन आपको ही ठगूंगा पिताजी। किसी लल्लू पंजू को ठगना मेरी शान के खिलाफ है। आखिर मैं राजकुमार हूँ ठग नगरी का। आए राजकुमार ठेंगा प्रसाद तो अपनी बात कहकर राजमहल छोड़ चलता बना, किंतु जाते जाते वह अपने पिता की रगों में दौड़ने वाले ठगों के राजवंशी खून में उबाल पैदा कर गया। यह क्या, मेरा ही छोकरा मुझे चुनौती देकर चला गया? मुझे ठगना भी कोई हंसी का खेल है? ठग नगरी का राजा आखिर यूं ही नहीं हूं मैं। बात उन दिनों की है जब ठगों का अपना अलग ही समुदाय हुआ करता था। एक जाति विशेष के रूप में जगह जगह उनकी बस्तियां अन्य सामान्य लोगों से अलग थलग ही हुआ करती थी। उनका अपना अलग ही मुखिया, सरदार या राजा हुआ करता था। ऐसा ही एक नगर था ठग नगरी, जहां भंगी से लेकर राजा तक सबके सब ठगी की कला कौशल में एक से बढ़कर एक थे। राजा ठगराज था, उस्तादों का उस्ताद। अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में उसने ठगी की एक से बढ़कर एक कारगुजारियों द्वारा बेशुमार दौलत इकट्ठी करके ठग नगरी के राज खजाने में जमा कर रखी थी। राजकुमार ठेंगा प्रसाद को राजमहल से निकाल देने के बाद एक दिन राजा ठगराज ने अपने महामंत्री को बुलाया। महाराज की जय हो, सेवक के लिए क्या हुक्म है अन्नदाता? हमने ठगी विद्या में महामूर्ख अपने कुपुत्र ठेंगा प्रसाद को राजमहल से निकाल दिया है महामंत्री। अब समस्या यह है कि हमारे बाद ठग नगरी का राजा कौन बनेगा? हमारा एक ही तो बेटा था, वह भी नालायक निकल गया। समस्या तो अत्यंत जटिल है महाराज, लेकिन हमने इस जटिल समस्या का भी हल सोच लिया है। आप ठग नगरी में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो नौजवान हमें ठग लेगा उसे हम अपना राजपाट सौंप देंगे, और जो ठगने के प्रयास में असफल होकर पकड़ा जाएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले रोज सुनो सुनो, ढम ढमाढम, ठग नगरी के सभी लोग, लुगाई, आपके घर बेटा हो या जवाई, किस्मत आजमाने के लिए ठग नगरी के महाराजाधिराज ठग राज का पैगाम आप सब के नाम। ढम ढमाढम ढम। जो नौजवान महाधीराज ठगराज को ठग लेगा उसे ठग नगरी का राजा बना दिया जाएगा, किंतु जो ठगने में असफल हो पकड़ा जाएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और जिस समय ठग नगरी में यह मुनादी चल रही थी, ठीक उसी समय राजमहल में एक गोपनीय कक्ष में अपनी मां के आश्रय में मजे में लेटा था राजकुमार ठेंगा प्रसाद। वह था तो आखिर ठग शिरोमणि बाप का ही बेटा। बाप ने निकल गया। फिर चुपके से एक नौकरानी का वेश धारण कर सभी पहरेदारों को छल गया और आकर छिप गया अपनी प्यारी माँ की ममतामयी छाँव में। फिर जब माँ ने आकर बेटे को बाप द्वारा की गई मुनादी के बारे में बताया तो बेफिक्र रहो माँ, ठग नगरी का राजपाट तुम्हारे बेटे के सिवाय किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। मुझे यकीन है बेटे, इसलिए ठगी में काम आने वाले हर जरूरी चीज़ को मैंने तेरे लिए प्रबंध कर दिया है। तू ठग नगरी के समीपवर्ती जंगल में छिपने रहने का ठिकाना तलाश कर ले। ज़्यादा समय तक तेरा महल में रहना ठीक नहीं है। तेरे पिता ने तुझे महल में देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी सूली पर चढ़वा देंगे। उनका क्रोध तो तू जानता ही है। और हाँ, यह थैली रख ले, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और इस गठरी में भांति भांति की पोशाकें व रूप बदलने का सामान। मगर बेटे, किसी गरीब को न सताना और ठग नगरी के किसी दिग्गज ठग को छोड़ना भी नहीं। याद रख, एक दिन अपने पिता को भी ठग कर तुझे यह दिखाना है कि तू ही ठग नगरी के राजपाट का असली हकदार है। अगले दिन जब रोज की तरह राजा का धोबी धुले हुए कपड़े लेकर मैले कपड़े लेने के लिए राजमहल आया तो धोबी बेचारा महल के अंदर कपड़े लेता ही रह गया। बाहर निकल गया ठेंगा प्रसाद धोबी के गधे पर अपनी गठरी लादे। फिर पहुंच गया ठग नगरी की सीमा से लगे एक जंगल में। कितना शांतिपूर्ण स्थान है, अब थोड़ी देर सुस्ता लेना चाहिए। यह पेड़ों की झुरमुट ठीक रहेगा आराम करने के लिए।
अब मुझे चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछें लगा लेना चाहिए। आए, यह आवाज़ कैसी? कुछ ही दूर एक सेठ अपने घोड़े को बुरी तरह पीट रहा था। घोड़ी की पीठ से बंधे हुए थे कई संदूक। कमबख्त, जब देखो तब अड़ियल खट्टू की तरह खड़ा हो जाएगा। चल, मैं कहता हूँ चल। उफ, कैसा जालिम है यह नगर सेठ। इस मरियल घोड़े को मुक्ति दिलानी चाहिए, मगर पहले कुछ स्वर्ण मुद्राएं अंटे में रखकर थैली उस तने के खोखले कोटर में डाल दूं। इसे जरूरत पड़ने पर ही निकाला जाएगा। और यह कपड़ों की गठरी पेड़ के ऊपर छिपा देना ठीक है। फिर अपना गधा साथ लिए ठेंगा प्रसाद ठग नगरी के नगर सेठ सूठग दास के पास पहुंचा। तभी, अरे ओ गधे वाले, पानी है तेरे पास? बहुत प्यास लगी है। पानी मेरे पास तो नहीं है, पर पास ही तालाब तो है, वहीं से पियो। ठीक है भैया, तुम जरा मेरे घोड़े का ख्याल रखना, बड़ा ही अड़ियल है। कमबख्त एक कदम भी आगे बढ़कर नहीं दे रहा। अब जब तक थोड़ी देर सुस्ता नहीं लेगा, आगे बढ़ेगा भी नहीं। बेफिक्र होकर जाओ सेठ, मैं घोड़े का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। कमबख्त जरूर पास के किसी राज्य में तगड़ा ठगी का दांव मारकर लौट रहा है। काफ़ी माल होगा इसके पास। उधर ठग नगरी के राजमहल में हंगामा मचा हुआ था और राजा ठगराज अपने बाल नोचते हुए चिल्ला रहा था, क्या बकते हो? कोई पहरेदारों की आंख बचाकर महल में कैसे घुस सकता है? और धोबी बनकर तुम्हारा गधा ले जाने से किसी को क्या फायदा? यह तो पता नहीं, मगर वहाँ जमीन में कुछ लिखा भी है महाराज। महल के जमीन में क्या लिखा है, यह देखने के लिए राजा ठगराज जब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ धोबी ने अपना गधा खड़ा किया था, तो सावधान महाराज, आपके नगर में आ गया है ठग शिरोमणि गुरु घंटाल। आए महामंत्री, धोबी को नए गधे के लिए मुद्राएं दे दो, और सेनापति, तुम तलाश करो इस गुरु घंटाल को। ठग नगरी का नगर सेठ सुठग दास जब पानी पीकर लौटा तो, अरे मेरा घोड़ा, मेरे धन से भरे संदूक और वह गधे वाला। तभी, ए बुढ़े, तूने इस तरफ किसी मरियल के घोड़े पर 3 संदूक लादे किसी व्यक्ति को जाते देखा है? अगर देखा है तो जल्दी बताओ। उस बूढ़े के संदूक में चोरी का माल है, मैं उसी की तलाश में इस तरफ आया हूँ। कमबख्त, घोड़ा रास्ते में एक शेर के हमले से जख्मी न हो गया होता तो अब तक मैं उसे पकड़ लेता। अच्छा, चोरी का माल? मगर घोड़े वाले ने तो वह तीनों संदूक माल सुंदरगढ़ के एक व्यापारी दीनानाथ से खरीदा था। तुम्हें कैसे पता? मुझे इस बूढ़े ने बताया था, वह उस तरफ गया है। बेवकूफ़ खुसट, मैं सुंदरगढ़ से ही उसकी तलाश में आ रहा हूँ। वह व्यापारी दीनानाथ चोरी का माल खरीदता था। इस बार उसे माल बेचने वाला चोर भी पकड़ा गया, और वह भी। अब बारी उस कमबख्त मरियल घोड़े वाले बूढ़े की है, वह भी कहाँ जाएगा बचकर। बाप रे, मैं तो खिसक हिलूँ। कोतवाल के तेवर बहुत टेढ़े हैं, मगर मैं तो बर्बाद हो गया। हाय, वो लफंगा गधे वाला कहाँ गया? हाय, अब पैदल जाना पड़ेगा ठग नगरी तक। मैं चलता हूँ कोतवाल जी, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, तुम जाओ। ठग नगरी का बूढ़ा नगर से सूठगदास कुछ ही आगे गया था कि अरे, मेरा घोड़ा घास चढ़ते हुए, मगर सारे संदूक कहाँ गए? और यह घोड़े पर लिखा क्या है? नगर सेठ सूठगदास को ठग शिरोमणि गुरु घंटाल का प्रणाम। ठीक उसी समय झाड़ी में छिपे ये ठग नगरी के 2 धुरंधर ठग, गुरु प्रसाद और चेला राम, जो थे भी गुरु और चेला। गुरु, देखा कुछ? देखा, लड़के ने नगर सेठ को कैसे उल्लू बनाया। हम इसे ही उल्लू बनाएंगे। आ, जरा प्यार भरी बातें तो करें इससे। गुरु, उसकी अंटी में बड़ा माल है, चलो हम इसका पूरा ख्याल चेले, हमें इसका पूरा ख्याल है। और फिर गुरु और चेला दोनों पहुंचे ठेंगा प्रसाद के पास। क्यों बेटा, तू यहाँ मज़े से घूम रहा है और तेरी मामी घर में रो रो कर हलकान हुई जा रही है। अब ये आंखें फाड़े क्यों देख रहे हो? भैया घर से निकले थे स्नान के लिए, मगर लगता है कहीं चुल्लू भर पानी नहीं मिला तुम्हें। आए, दोनों पूरे घुटे हुए घंटे हुए लगते हैं। तरकीब से काम लेना पड़ेगा। अरे, अब खड़ा क्यों है? थोड़ी दूर ही नदी है, चल मार गोता और वापस घर चल। तेरी मामी ने तेरे लिए ही तो कद्दू की खीर बनाई है। छपाक, मगर दोनों ही यह न देख सके कि ठेंगा प्रसाद ने अपनी अंटी से स्वर्ण मुद्राएं बड़ी सफाई से निकाल अपनी मुट्ठी में दबा ली थी। चल चले, अब सारा ताम झाम बटोर कर भाग लेना चाहिए। ठीक कहते हो गुरु। मगर गुरु चेले भाग न सके, क्योंकि तभी पानी में से सिर बाहर निकाल ठेंगा प्रसाद जोर से चिल्लाया था, मामू खजाना, मामू नदी में खजाना है, यह देखो स्वर्ण मुद्राएं, कई हजार स्वर्ण मुद्राएं होगी। तुम लोग मेरा सामान लेकर घर पहुंचो, मैं तो यह स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर ही चलूंगा। गुरु ने चेले को देखा, चेले ने गुरु को। स्वर्ण मुद्राएं? दोनों ने कपड़े उतारे और कूद पड़े तालाब में। इस कछुए के हाथ एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं लगने देनी है गुरु। बिल्कुल चेले, टेंटवा पकड़ इसे तो तालाब में ही डुबो देना है।
स्वर्ण मुद्रा की तलाश में गुरु और चेला दोनों तालाब में गहराई तक डुबकी लगाते चले गए, किंतु न तो उनके हाथ स्वर्ण मुद्राएं आई न ठेंगा प्रसाद। काफी देर तक तालाब में झक मारने के बाद जब गुरु और चेला थक हार कर तालाब से बाहर आए तो आए हमारे कपड़े गायब, और गुरु वह लड़का भी गायब है, उसके कपड़े भी किनारे पर नहीं हैं। ठेंगा प्रसाद सचमुच ठेंगा दिखा गया था और वहीं रेत पर लिखा था, मेरा नाम गुरु घंटाल, बोलो बच्चों क्या है हाल। आए उधर पेड़ों के झुरमुट में ठेंगा प्रसाद ने अपने गधे को रंग रंग तो किया काला और अपना रूप बदलकर गधे को साथ लेकर चल पड़ा वापस ठग नगरी की ओर। ठग नगरी में प्रवेश करते ही अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनकर ठेंगा प्रसाद ठिठक गया। आवाज़ एक बुढ़िया के रोने की थी जो सिर पर हाथ धरे एक चबूतरे पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ दादी माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, उधर बैठे ठग ने अपनी गप सुनाकर मेरी 500 मुद्राएं की थैली ठग ली। अच्छा, मैं अभी उससे तुम्हारी थैली वापस दिलाता हूँ दादी माँ, तुम यहीं रहना। ठेंगा प्रसाद कुछ ही दूर बैठे गप सुनाकर लोगों को ठग रहे धूर्त के निकट पहुंचा। अबे ओ धूतराज, सीधी सादी बुढ़िया को ठगता है, शर्म नहीं आती? चल वापस कर बुढ़िया की थैली। थैली तो मैं वापस कर दूंगा, मगर टेढ़े भैया, तुम अगर तनिक ज़्यादा चालाक हो तो तुम ही कोई गप सुनाकर मुझे ठग लो। बस एक शर्त है हमारी। तो कैसी शर्त? शर्त यह है कि हम कहेंगे एक गप, अगर तुमने उसे झूठा बतलाया तो तुम हमें 500 मुद्राएं दोगे। फिर तुम एक ऐसी गप कहोगे जो सच लगे, अगर हम उसे झूठा बोलेंगे तो हम देंगे 1000 मुद्राएं। ठीक है, मुझे मंजूर है, पहले आप ही कहिए जरा अपनी गप। है तो बड़ा धूर्त, परंतु मैं भी ठगों का बाप हूँ। गप्पी ठग ने अपनी गप ये सुनाई, हमारे परदादा के दादा के पास एक बहुत बड़ी तलवार थी। उस तलवार को 50 लोग मिलकर उठाते थे। एक दिन पृथ्वी पर राक्षसों ने आक्रमण किया, मारो काटो। उनकी मार काट से जनता त्राही त्राही करती हुई हमारे दादा के पास आई, बचाओ हमें, वे राक्षस हमें मार डालेंगे। हमारे दादा ने उन राक्षसों को सफाया करने के लिए तलवार उठाकर हुंकार मारी तो आकाश में बिजली कड़कने लगी। मैं इन राक्षसों को सफाया करके रहूंगा। हमारे दादा ने तलवार के एक ही वार में राक्षसों की सारी सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। तुम्हारा अंत आ गया है जालिमो, आह मरा। अपनी गप खत्म कर उस महान गप्पी ने पूछा, कहिए श्रीमान, हमारा कहा तनिक झूठ तो नहीं लगा? पिताजी, आपकी गप बहुत अच्छी है। ठेंगा प्रसाद जानता था कि झूठ कहते ही ठग उसे 500 सिक्के ले लेगा, सो बोला, नहीं महाराज, ये सत्य है। पहले शायद ऐसे ही लोग होते थे, अब तुम मुझसे सुनो भैया। मेरा विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। मेरी पत्नी खेत पर जाने से डरती थी। एक दिन मैंने उसे एक पोटली में बांधा और सिर पर लाद चल पड़ा। तभी एक चील ने झपट्टा मारा और वह पोटली लेकर उड़ गई और मेरी बीवी, अरे मेरी बीवी को बचाओ। ठेंगा प्रसाद रोने सा मुंह बनाकर बोला, और उस दिन के बाद आज तक मुझे अपनी बीवी नहीं मिली, किंतु अभी अभी मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। कहाँ कहाँ कौन है वो? ठेंगा प्रसाद ने उसकी बेटी की तरफ इशारा करके कहा, यह रही मेरी बीवी, बोलो क्या यह झूठ है? ओह, फंस गया मैं। अगर झूठ है तो लाओ 1000 मुद्राएं, और सच है तो मेरी बीवी मुझे दो। अब तो बुढ़ऊ गप्पी धूर्तराज बुरी तरह फंस गया। ओह, यह तो कोई मुझसे भी बड़ा ठग है। हाय, मेरे ही जाल में मुझे फंसा दिया। इसे 1000 देकर जान छुड़ाऊं, वरना बेटी से हाथ धो बैठूंगा। और हार कर गप्पी ठग ने 1000 मुद्राएं देकर अपनी जान छुड़ाई। लो भैया, यह रही बुढ़िया की 500 मुद्राएं की थैली, और यह लो 500 और। अब मेरा पीछा छोड़ो, आगे से गरीबों को मत सताना, वरना और बुरा हाल कर दूंगा। ठेंगा प्रसाद ने बुढ़िया को लाकर सारी रकम दे दी। लो दादी माँ, यह 500 आपके और यह 500 मेरी तरफ से। अब मैं चलता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। उधर जिस समय दोनों ठगों ने अपनी शिकायत राजा ठगराज से की, उस समय ठेंगा प्रसाद भी छद्म वेश में दरबार में ही था। हद हो गई, लानत है तुम पर। तुम दोनों इतने बड़े ठग होकर ठगे गए, बड़ी शर्म की बात है। और आप भी उस ठग के चक्कर में आ गए नगर सेठ। अरे ऐसे ही लल्लू पंजू लोगों द्वारा खुद को ठगवाएंगे तो आप कब तक नगर सेठ कहलाएंगे? लानत है आप पर भी। कोतवाल को हाजिर किया जाए। सैनिकों ने तुरंत कोतवाल को हाजिर किया। जी हुजूर, सेवक महाराज की खिदमत में हाजिर है, हुक्म कीजिए। कोतवाल, डरपोक सिंह, तुम्हें आज्ञा दी जाती है, शीघ्रातिशीघ्र उस गुरु घंटाल को हमारे दरबार में पकड़ कर लाओ।
कोतवाल डरपोक सिंह अपनी छाती फुलाकर बोला, महाराज कल ही मैं उस नालायक ठग का मुंह काला कर गधे पर उल्टा बैठाकर हाजिर होऊंगा। अब आप आज्ञा दें। कोतवाल के जाने के बाद गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद वहां से खिसक गया। इस कोतवाल का वैसा ही हाल करूंगा जैसे इसने मेरे बारे में कहा है। दूसरे दिन कोतवाल डरपोक सिंह एक हाथ में कालिक का डिब्बा तथा दूसरे हाथ में गधे की रस्सी व हथकड़ी लिए गुरु घंटाल को ढूंढने निकल पड़ा। तभी सामने से एक औरत आई। कोतवाल जी, यह गधा लिए क्यों घूम रहे हो? मैं तो ठग गुरु घंटाल को ढूंढ रहा हूँ। उसे पकड़ उसका मुंह काला कर गधे पर उल्टा बैठा राज दरबार में ले जाऊंगा, परंतु वो पता नहीं कहाँ छिप गया। लेकिन तू कौन है री? मैं नाचने वाली चंपाबाई। तो तनिक हमें हमें भी दो ठुमका लगा के दिखा दो। नहीं, पहले तुम अपना वही हाल करके दिखाओ जो तुम गुरु घंटाल का करोगे, तभी हम खुश होकर नाच गाना दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छा ठीक है। कोतवाल चंपाबाई का नाच देखने को इतना बेचैन हो गया कि सब कुछ करने को तैयार हो गया। लो देखो, मैं ऐसे गुरु घंटाल का मुंह और कपड़े काले करूंगा। अब इस गधे पर भी तनिक उल्टे बैठकर तो दिखाओ। जब कोतवाल कहे अनुसार गधे पर उल्टा भी बैठ गया, तब अचानक ये क्या करती हो चंपाबाई? गधा बिदक जाएगा। चंपाबाई हो गई चंपा तो आराम है गुरु घंटाल। मेरे लाल कोतवाल डरपोक सिंह। गुरु घंटाल का नाम सुनते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गुरु घंटाल? हाँ, जाकर अपने राजा से कह देना कि गुरु घंटाल ने ही तुम्हारा यह हाल बनाया है। महाराज बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। गधा सीधा राज दरबार में घुसा चला गया। अरे अरे रुक जाओ गधे भाई, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत कहीं ख्याल कर लो। उसे देखते ही राजा ठगराज का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। कोतवाल साहब, यह क्या हाल बना रखा है? यह राज दरबार है, कोई पागल खाना नहीं। और हाँ, आप तो ठग शिरोमणि गुरु घंटाल को आज पकड़ कर ला रहे थे। कोतवाल रुआंसा होकर बोला, महाराज मेरा यह हाल उसी कमबख्त गुरु घंटाल ने किया है, वह भी राजमहल के पास। खामोश दरबारियों, यह गुरु घंटाल आखिर है क्या भला, जो आंधी की तरह आता है और अपना काम कर तूफान की तरह चला जाता है? सेनापति, मंत्री, पुरोहित कहाँ हैं सबके सब? तीनों ने एक साथ सिर झुकाया। हुक्म महाराज। कान खोलकर सुन लो। कल वो बदमाश ठग गुरु घंटाल हर हालत में हमारे सम्मुख पेश होना चाहिए, वरना तुम सबका हाल बेहाल कर दिया जाएगा। जाओ, अब तुम लोगों की बुद्धि का इम्तिहान है, समझे? किस्मत के मारे बेचारे तीनों चल दिए राज आज्ञा का पालन करने के लिए। और उन तीनों के साथ चल रहा ठेंगा प्रसाद सोच रहा था, इन तीनों को ऐसा नाच नचाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। शाम हुई तो मंत्री ठग गुरु घंटाल को पकड़ने जाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, किसी तरह उस ठग को पकड़वा देना, वरना महाराज क्रोधित होकर न जाने क्या सजा दे डाले। मंत्री पूजा कर जो ही ठेंगा प्रसाद किसान के वेश में उनके पास पहुंचा। अरे मंत्री जी, आप किस ठग को पकड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे थे? अरे वही ठग गुरु घंटाल को ही। उसने पूरी ठग नगरी में बड़ा उत्पात मचा रखा है। ओह, वो ठग? मंत्री जी, वो ठग तो पंचम पुल के उस पार से आता है। तुम वहीं जाकर इंतजार करो। उधर चलो, मैं वह जगह बताता हूँ। मुझे तो उसने उसी जगह 2 बार ठगा है। चलो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारा मंत्री क्या जानता था कि जो उसके साथ साथ चल रहा है वही ठग गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद है। दोनों एक पुल के पास पहुंचे। मंत्री जी, वह ठग रात को आता है और दिन में ठगी करके लौट जाता है, लेकिन उसे पकड़ोगे कैसे? कैसे पकड़ूंगा, यह भी कोई पूछने की बात है? अगर वह हाथ नहीं आया तो इस तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परंतु मंत्री जी, वह घोड़े पर सवार होकर आता है। हो सकता है आपको इस वेश में देख दूर से ही वापस लौट जाए, इसलिए अच्छा होगा आप वेश बदल लें। आए, बात तो ठीक है, मगर किसका वेश धरूं? हाँ, औरत का ठीक रहेगा। आपको देखते ही सचमुच औरत समझ ठगने के लिए वह आपको अपने अड्डे पर ले जाएगा और फिर सुबह होते ही आप उसे पकड़ लेना। ठीक है, परंतु औरत के कपड़े, उसकी चिंता मत करो। यह लो, मैं अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था, आप अपना काम निपटा कर लौटा देना। कुछ देर बाद मंत्री पंचम पुल पर स्त्री वेश में बैठा था। अब सही है, इसी तरह घूंघट डाले बैठे रहना। सुबह होने से पहले मत बोलना, वरना वह आपको ही खत्म कर देगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, राम तुम्हारा भला करे। वहाँ से पलट ठेंगा प्रसाद सीधा सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरु घंटाल को नहीं पकड़ना है क्या? क्या गुरु घंटाल? कहाँ देखा है तुमने उसे? वह ठग जनाना वेश में पंचम पुल के पास बैठा है, शायद किसी को ठगने की ताक में है। 2 बार मुझे भी उसने पंचम पुल पर ही ठगा था। है बड़ा चालाक, जाते ही उसे दबोच लेना, वरना काबू में नहीं आएगा। और हाँ, उससे सुबह से पहले कोई बात ना करना, वरना वो बातों ही बातों में आपको उल्लू बनाकर लूट जाएगा। मैं समझ गया, एक बार उसे पकड़ लूँ, फिर लाते ही
कैद में डाल दूंगा। सेनापति ने अपना घोड़ा पंचम पुल की तरफ दौड़ाया। उस गुरु घंटाल को पकड़ लूं तो महाराज से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। पंचम पुल के पास बैठी औरत को देख, बच्चू किसी शिकार की ताक में बैठा है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। घोड़े की टापों की आवाज़ सुन जनाना वेश में बैठा मंत्री भी संभल गया। घोड़े की टापे पास आ रही है, लगता है गुरु घंटाल आ गया है। घोड़े पर चढ़े चढ़े ही सेनापति ने उसे पकड़ लिया। आ गया पकड़ में। घूंघट के कारण मंत्री को यह भी नहीं दिखा कि कौन उसे ले जा रहा है। इस ठग को नहीं मालूम कि यह किसे ले जा रहा है। सेनापति ने उसे कैद में डाल दिया। अब सारी जिंदगी यहीं कटेगी। गुरु घंटाल, मुझे सुबह से पहले मुंह नहीं खोलना चाहिए, वरना यह असलियत जान जाएगा। सुबह सुबह राजपुरोहित जब स्नान ध्यान से निवृत्त हो मंदिर जा रहे थे, तब मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई दिया आंसू बहाता ठेंगा प्रसाद। अरे रो क्यों रहे हो बेटा? मैं पापी हूँ पंडित जी, मैंने बहुत से लोगों को ठगा है। मैं ठग शिरोमणि गुरु घंटाल हूँ। क्या कहा? ठग शिरोमणि गुरु घंटाल? हाँ, आज अपने शिकार के लिए निकला ही था कि मंदिर पर नजर पड़ गई। तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी देव देवता धिक्कार रहे हैं मुझे, कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ। मुझे पकड़ लीजिए पंडित जी और ले चलिए बांधकर महाराज के पास। जरूर जरूर, मगर बांधने के लिए रस्सी कहाँ है? मैं इसे पकड़ कर ले जाऊंगा तो महाराज मुझे इनामों से लाद देंगे। वाह, क्या मुकद्दर पाया है मैंने, बिना मेहनत के गुरु घंटाल हाथ लग गया। रस्सी नहीं है तो अपनी धोती से ही बांध लीजिए पंडित जी। लंगोट तो पहन ही रखा होगा आपने। सो तो पहन रखा है, तो फिर इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, मुझे बांधकर महाराज के पास ले चलिए। पुरोहित ठेंगा प्रसाद को बांधकर प्रसन्नचित्त दरबार की ओर जाने लगा। आज तो महाराज का इनाम मुझे माला माल कर देगा। इस पुरोहित की खुशी अभी निकाल देता हूँ। चलते चलते ही ठेंगा प्रसाद ने खुद को खोला और अपनी जगह उस गधे को बांध दिया। अब इस पुरोहित की दरबार में जो बेइज्जती होगी वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। राज पुरोहित पीछे देखे बिना सीधा दरबार में पहुँचा। महाराज, मैं उस महाठग गुरु घंटाल को पकड़ लाया हूँ। कहाँ है वह ठग? आगे से हटो, मुझे देखने दो उस गुरु घंटाल को। गुरु घंटाल की जगह गधे को बंधा देख राजा क्रोध से चीख पड़ा, पुरोहित जी, तुमने एक गधे को दरबार में लाकर राज्य दरबार की बेइज्जती की है, इसलिए तुम्हारा ओहदा खत्म। गधा? कहाँ है गधा? पुरोहित ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसके होश उड़ गए। आए, मैंने स्वयं अपने हाथों से ठग गुरु घंटाल को बांधा था, फिर वह गधा कैसे बन गया? तभी सेनापति ने प्रवेश किया। पुरोहित जी, बुढ़ापे में आपकी बुद्धियां सठिया गई है, तभी तो आप गधे को गुरु घंटाल समझ पकड़ लाए हैं। असली ठग गुरु घंटाल तो जनाना वेश में मेरी कैद में बंद पड़ा है। कल ही रात पकड़ा है इसे। अच्छा, तो चलो हम स्वयं चलकर उसे देखते हैं। राजा, राजपुरोहित व सेनापति तीनों कैद खाने पहुंचे। अबे ओ गुरु घंटाल, बहुत हो गया नाटक, अब जरा इधर तो देख, महाराज तुझसे मिलने आए हैं। क्या महाराज? राजा का नाम सुनते ही मंत्री ने एकदम चौंक कर घूंघट उठा लिया। आए मंत्री जी आप? वह ठग गुरु घंटाल कहाँ है जो मुझे यहाँ लाया था? मंत्री जी, आप वहाँ जनाना वेश में क्यों बैठे थे? मैं तो आपको गुरु घंटाल समझ रहा था, और मैं आपको आप ही लाए हैं ना मुझे इस कैद खाने में। और फिर तीनों ने अपने साथ घटित घटना बताई। तुम तीनों मूर्ख हो, वह ठग तुम्हें उल्लू बना गया और तुम उसकी बातों में फंसते चले गए, बेवकूफ़ कहीं के। महाराज, सच ही गुरु घंटाल बहुत चतुर है। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं महाराज। ठीक है, आज मैं स्वयं देखूंगा उसे, उसकी सारी चतुराई धरी रह जाएगी। मैं आज उस ठग को पकड़ कर ही दम लूंगा। कमबख्त मुनादी सुनकर मेरा राजपाट हथियाने के चक्कर में ना हो। उधर ठेंगा प्रसाद यानी गुरु घंटाल ने भी यह ठान रखी थी, मुझे आज किसी भी तरह अपने पिता को चक्कर में डालना है। आज उन्हें मेरी अक्ल का लोहा मानना ही पड़ेगा। शाम होते ही ठेंगा प्रसाद नदी पर पहुंचा। पिताजी को मानना पड़ेगा कि मैं नालायक नहीं हूँ, बस जरा अपनी तैयारी पूरी कर लूँ। रात हुई। राजा ठगराज राजसी वस्त्र धारण किए ही गुरु घंटाल की तलाश में निकल पड़े। बस एक बार दिख जाए गुरु घंटाल, फिर तो उसका पताल तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। घूमते घूमते राजा ठगराज नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को रोते पाया। हाय, कोई मेरी मदद करो, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय, वह बूढ़ा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? राजा ठगराज बूढ़े के पास पहुंचा। क्या बात है बाबा, अपनी विधा मुझे सुनाओ, मैं यहाँ का राजा, आपकी हर संभव सहायता करूंगा। बूढ़ा राजा को नदी किनारे ले गया। महाराज, वह देखिए, महाधूर्त गुरु घंटाल मेरी 1000 सिक्कों की थैली छीनकर भाग रहा है। क्या? गुरु घंटाल? अरे इसी की तो तलाश थी मुझे। राजा ठगराज ने अपने वस्त्राभूषण उतार कर बूढ़े को थमा दिए और लो बाबा, जरा मेरे कपड़े संभालना, मैं अभी पकड़ता हूँ उस बदमाश गुरु घंटाल को। दूसरे ही पल राजा नदी में कूद गया। इधर बूढ़े ने अपना रूप बदला और राजा ठगराज का रूप धारण किया। वह बूढ़ा और कोई नहीं, गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद ही था। बन गए पिताजी भी बेवकूफ़। अब जल्दी से यह राशि वस्त्र पहन राजमहल में चलूं और पिताजी के लिए यहाँ भिखारी का पोशाक छोड़ देता हूँ।
अपने पिता राजा ठगराज का रूप धारण कर उन्हीं के घोड़े पर सवार हो ठेंगा प्रसाद राजमहल की तरफ चल पड़ा। अब पिताजी मुझे नालायक नहीं कह सकेंगे। एक तो ठेंगा प्रसाद था ही अपने पिता के रूप में, दूसरे अंधेरे में पहरेदारों ने भी उसे नहीं पहचाना। सभी पहरेदार उसे राजा ठगराज ही समझ बैठे थे। अपने पिता के शयन कक्ष में पहुंचकर ठेंगा प्रसाद ने अपनी म्यान से पिता की तलवार निकाली और फिर ऊपर का हिस्सा अपनी म्यान में डाला और नीचे का नोकीला हिस्सा फेंक दिया पिता के पलंग पर। तभी दीवार पर तथा दीवार पर लिख दिया एक नाम, गुरु घंटाल। फिर पहुंच गया अपनी प्यारी माँ महारानी ठगरानी के पास। अरे आप नहीं, तू कह माँ, मैं हूँ तेरा लाडला सपूत ठेंगा प्रसाद। क्या? ओफ धोखा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब समझा, वही बूढ़ा था गुरु घंटाल। ओफ, मुझे भी उल्लू बना गया कमबख्त। क्रोध व शर्मिंदगी से झल्लाया हुआ राजा जब किनारे पर पहुंचा तो उफ, मेरे कपड़े भी गायब। अब तो बिना कपड़ों के ही राजमहल वापस लौटना पड़ेगा, क्या करूं? तभी राजा को एक तरफ फटे भिखारी के कपड़े दिखाई दिए। उन्हें ही पहनकर किसी तरह छिपते छिपाते भिखारी के रूप में ही राजा राजमहल के फाटक पर पहुंचा तो ए रुको, इधर कहाँ जा रहे हो? अभी भीख विक कुछ नहीं मिलेगी, सुबह आना। खामोश बेवकूफ़, मैं तुम्हारा राजा हूँ, राजा ठगराज। क्या बेवकूफ़ आदमी, हमें ठगना चाहते हो? बताओ कौन हो तुम? हमारे महाराज तो अभी अभी अंदर गए हैं। धड़क सिंह, मुझे तो यह कोई पागल लगता है। क्या पागल नहीं, मुझे तो यह कोई पहुंचा हुआ ध्रुत आए, कहीं यह गुरु घंटाल तो नहीं? क्या बकते हो मूर्खों, मैं ठगराज हूँ, राजा ठगराज। धड़क सिंह, छोड़ना नहीं, आज इस गुरु घंटाल का घंटा हमने ही बजाना है। बेफिक्र रहो खड़क सिंह, इसकी हड्डियां ना कड़कड़ाई तो मेरा नाम भी धड़क सिंह नहीं। शोर शराबा सुनकर राजमहल के अन्य पहरेदारों के अलावा महामंत्री, सेनापति व महारानी भी राजमहल के फाटक पर आ गई। मारो, छोड़ना मत, किसी को पकड़ लिया इन्होंने। अचानक यह क्या हो रहा है? कैसा हंगामा मचा रखा है? महारानी ठगरानी की कड़कदार आवाज़ सुनते ही धड़क सिंह का दिल धड़क गया, कड़क सिंह का दिमाग खड़क गया और सभी पहरेदारों को जैसे सांप सूंघ गया। बहुत हिम्मत करके पहरेदार धड़क सिंह धड़कते दिल से बोल उठा, वो बात यह है महारानी जी, हमने पकड़ लिया है। पकड़ लिया है? किसे? उसे ही, ठग शिरोमणि गुरु घंटाल को। क्या बकते हो? यहाँ कैसे आ सकता है वह? और उत्सुकतावश महारानी ठग रानी ने आगे बढ़कर पहरेदार द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को देखा तो अरे महाराज, आप महाराज! रोते गिड़गिड़ाते क्षमा मांगते पहरेदारों ने जब राजा ठगराज को बताया कि उस उनसे पहले ही उन्हीं के रूप में उन्हीं के घोड़े पर कोई राजमहल में आ चुका है तो इसका मतलब है गुरु घंटाल ने हमें भी बेवकूफ़ बना दिया और वह राजमहल में ही है। जरूर वह हमारे शयन कक्ष में ही होगा। राजा ठगराज महारानी ठगरानी के साथ अपने शयन कक्ष में आ पहुंचा तो आए, फिर भाग गया बदमाश। मगर अब हम इस राज्य के राजा कहलाने के अधिकारी नहीं रहे। कल ही हम उसे क्षमादान देने की घोषणा करके राजपाट उसके ही हवाले कर देंगे। अगले दिन ठग नगरी में, सुनो सभी लोगों ध्यान से सुनो, राजा का ऐलान, गुरु घंटाल के नाम जो भी व्यक्ति गुरु घंटाल बनकर मंत्री कोतवाल सेनापति को ही नहीं महाराज ठगराज को भी बेवकूफ़ बना गया, उसे महाराज क्षमादान देते हैं और उसी गुरु घंटाल को ठग नगरी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हैं। गुरु घंटाल जहाँ कहीं भी हो, राज दरबार में पहुँच जाए। ठीक उसी समय राज दरबार में हम महाराजा ठगराज स्वयं यह घोषणा करते हैं, गुरु घंटाल यदि राज दरबार में किसी भी रूप में है तो हमारे सामने प्रस्तुत हो, उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। और तभी सिंहासन के पीछे से निकलकर सामने आया था ठेंगा प्रसाद और पिता के पांव छूते हुए बोला, गुरु घंटाल हाजिर है महाराज। क्या तुम ठेंगा प्रसाद? तुम ही गुरु घंटाल हो? जी पिताजी। क्या सबूत है इस बात का कि तुम ही गुरु घंटाल हो? पहला सबूत राजमुकुट, दूसरा सबूत आपकी राशि पोशाक और यह टूटी हुई आपकी तलवार का ऊपरी हिस्सा। और कहें तो मैंने मंत्री जी, सेनापति जी, नगर सेठ कोतवाल और पुरोहित जी को जिन जिन रूपों में ठगा है वे रूप भी धर कर दिखाऊं? बस मुझे तुम पर यकीन हो गया मेरे लाल, और यह देखकर खुशी हो रही है कि तुम एक आला दर्जे के बेहतरीन ठग हो। और फिर ठग शिरोमणि गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद का बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया। ठेंगा प्रसाद ने अपने पिता के समक्ष सिद्ध कर दिया कि वह बेवकूफ़, निकम्मा, नालायक नहीं है। अतः उसे राजपाट सौंपने के बाद क्यों महारानी जिंदगी भर कुकर्म किए हैं, अब कुछ समय
तीर्थ यात्रा कर ली जाए। तीर्थ यात्रा से कुकर्मों के पाप थोड़ी धुल जाएंगे महाराज। फिर भी चलिए, मन को शांति तो मिलेगी। और एक दिन राजा ठगराज महारानी ठगरानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। ठग शिरोमणि गुरु घंटा ठेंगा प्रसाद तो शुरू से ही ठगी फरेब में दिलचस्पी नहीं रखता था, अतः राजा बनते ही एक दिन अब से हमारे राज्य में चोरी चकारी और ठगी द्वारा धन संपत्ति अर्जित करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लोगों के लिए हुक्म है कि मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी और व्यापार आदि द्वारा ही अपने परिवार के लिए धन और अन्न अर्जित करें। समाप्त।